बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने डिजिटल मीडिया यूट्यूब फेसबुक पे एक इंतहाई यूनिक पर्सनैलिटी को लेके हाज़िर हूँ। पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक ही मेडिको लीगल सर्जन हैं, डॉक्टर अवैस जाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। बाग से आपका ताल्लुक़ है और मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट हॉस्पिटल है, इसके साथ आप वाबस्ता हैं। और पूरे आज़ाद कश्मीर में जितने लड़ाई झगड़े, कत्ल, गारतगरी, इस तरह के केसेस होते हैं, ये तमाम मेडिकल जितनी ज़िम्मेदारी होती है ये आपके नाजुक कंधों पे है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहाँ से आपने डॉक्टर साहब पढ़ा, थोड़ा तारुफ आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अंसारी साहब। मेरी जो ग्रेजुएशन है MBBS है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर की है जी। और मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है फोरेंसिक मेडिसिन में वो भी लाहौर की है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है। और फ़र्दर अभी मुझे यहाँ पे मीरपुर में बतौर मेडिको लीगल सर्जन ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे बतौर मेडिको लीगल सर्जन मीरपुर में। और अभी यह है कि फ़िलहाल ऑल ओवर एज के आई एम दी ओनली मेडिको लीगल सर्जन हेयर और सो फार सो गुड। तो ये जो आपकी डिग्री होती है मेडिको लीगल सर्जन की, ये FCPS करते हैं, MS करते हैं, क्या करते हैं आप? इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इसमें आपकी MPhil भी है, FCPS भी है और MCPS भी है। जो किसी भी दूसरी स्पेशलिटी के जो वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं वही सारे प्रोग्राम्स आपके फोरेंसिक मेडिसिन में भी हैं। तो आप सिर्फ वाहिद ओनली मेडिको लीगल सर्जन हैं। मुझे याद है हमारे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर मियां अब्दुल रशीद साहब मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, दोस्ती है उनके साथ, बड़े भाई हैं हमारे। वो फोरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर थे। और जब डॉक्टर मुईद पीरज़ादा की वालदा साहिबा का यहाँ पे मर्डर हुआ था तो उस वक्त यहाँ पे मियां रशीद साहब और उनकी पूरी टीम ने कब्र कुशाई की थी। आप भी उस टीम में शामिल थे क्या? तो नहीं, मैं उस टीम में शामिल नहीं था, लेकिन ये ज़रूर ये ख़बर क्योंकि सबके कानों में ये ख़बर पहुंची थी तो हमें भी इस ख़बर का आइडिया ज़रूर है। लेकिन क्योंकि उस वक़्त मैं सर्विस में नहीं था, मैं जैसे आपको बताया कि अभी रिसेंटली मुझे 1 साल हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, 1 साल 2-3 माह हुए हैं। तो आपको भी मियां साहब ने मुझे, हाँ बिल्कुल, यही चीज़ मैं ऐड भी करना चाहूँगा कि मियां साहब जैसे आपने बताया है कि वो सबके ही प्रोफेसर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डॉक्टर जो फोरेंसिक से रिलेटेड है वो मियां साहब का स्टूडेंट ना हो। बड़ा इज़्ज़त करते हैं लोग। बहुत इज़्ज़त करते हैं लोग। और मियां साहब का ख़ुद भी प्यार जो होता है वो हर एक डॉक्टर के साथ उतना ही है, पुरखलूस आदमी है। और मुझे भी मियां अब्दुल रशीद साहब ने ही मोटिवेट किया, इंस्पायर किया और उन्होंने मुझे बताया कि ये फ़लानी जगह पे इनकी एडमिशन भी हो रहे हैं लाहौर में, आप जाएँ, आप करें और आप फिर वापस आएँ। तो थ्रू आउट मेरी स्पेशलाइजेशन में मियां साहब ने मेरी एंट्रेंस से लेके एग्ज़िट तक मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। और जब मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ तक भी उन्होंने, मियां साहब ने मुझे मेरे साथ वो फैसिलिटेट करते रहे, कोऑर्डिनेट करते रहे और आज भी वो कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा एक डेलिकेट क्वेश्चन है। मेडिको लीगल जो केसेस होते हैं, ज़ाहिर है कि खुदा न खास्ता कोई मर्डर हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है, कोई झगड़ा हो गया है, हत्ता कि बच्चे अगर स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कहीं आपस में लड़ पड़े हैं, तो आपने बीइंग एन एक्सपर्ट आपने अपनी एक प्रोफेशनल ओपिनियन देनी है। पसली टूटी है तो टूटी है। अब पसली टूटने पे कितने साल कैद है इसे आपकी गर्ज नहीं है। नाक की हड्डी नहीं टूटी तो नहीं टूटी, नहीं टूटी को आप टूटा हुआ नहीं बनाएंगे पैसे लेके, रिश्वत लेके। सुनते हैं हम कि पंजाब में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे दयानतदार आप जैसे लोग हैं वो तो काम करते हैं, लेकिन जो बददयानत लोग हैं वो मेडिको लीगल केसेस से पैसा कमाते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? इसमें देखें, इसमें क्योंकि थोड़ी सी डिबेट आ जाती है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कोई भी डॉक्टर है, मेरा तो खैर जो डोमेन है वो एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेटेड ही है, क्योंकि रूटीन के केसेस मैं नहीं देख रहा। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं या जहाँ पे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत हो तो वहाँ पे मुझे ऑन बोर्ड लिया जाता है। और जहाँ तक आपका जो सवाल है उसमें आप देखें कि जो मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर उस मेडिकल रिपोर्ट से लेफ़्ट या राइट हो नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि पहले जो था वो जो इंजरीज़ थी उनको आप जस्ट 2 उसकी क्लासिफिकेशन थी, सिंपल इंजरी होती थी या वो कॉम्प्लिकेटेड या डेंजरस या ग्रीवियस इंजरी में डिक्लेयर किया जाता था।
तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि मे बी पास्ट में कोई थोड़ा बहुत स्कोप या रूम या लूप होल ग्रे एरिया कुछ हो सकता है। अब नहीं है। अब चूँकि हम जो शरीयत का जो किसास दियत एक्ट हम पढ़ रहे हैं और जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो डेफिनेशंस हैं वो डिक्लेयर करते हैं, जो हर्ट है क्लासिफिकेशन उसकी करते हैं, तो उसमें तो अब स्कोप ही नहीं है, क्योंकि एक जो रगड़ है उसकी भी क्लासिफिकेशन है, अगर कोई नील है उसकी भी क्लासिफिकेशन है, कोई कट लग गया है उसकी भी क्लासिफिकेशन है, हड्डी जैसे आपने बताया कि टूटी है तो उसकी क्लासिफिकेशन है, नहीं टूटी तो नहीं, सिंपल टूटी है तो उसकी क्लासिफिकेशन है, कंपाउंड फ्रैक्चर है तो उसकी क्लासिफिकेशन है, उसकी डेप्थ कितनी है उसकी क्लासिफिकेशन है, आपका मसल इन्वॉल्व है तो उसकी क्लासिफिकेशन है। यानी कि स्किन से लेके जितना डीप इंजरी है, एक एक पार्ट की, एक एक कंपोनेंट की अब सेपरेट क्लासिफिकेशन है जो कि लॉ में डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्यूमेंट्री। तो मेरा सवाल मैं बड़ा फोकस बात में पूछ रहा हूँ कि आप तो अल्लाह आपको मेरी तारीफ के शर से बचाए, आप दयानतदार आदमी हैं, बददयानत लोग भी तो होते होंगे ना। ऐसे ही देखें होते हैं, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि इस चीज़ को आप कोर्ट्स में जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने गलत रिपोर्ट दी है और फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम जुनैद अंसारी है तो दैट मीन्स कि आपका नाम जुनैद अंसारी ही है, उसको आप नाम चेंज नहीं कर सकते। मैं अगर उस रिपोर्ट में आपका नाम कुछ और लिख दूंगा तो वो तो जस्टिफाइबल ही नहीं है। मैं माजी के बहुत से वाक़यात हाँ। रिपोर्ट कर सकता हूँ डॉक्टर साहब, जब आप अभी इस प्रोफेशन में नहीं आए थे कि कत्ल हो जाते थे, हड्डियाँ लोगों की टूट जाती थी, हड्डियाँ बाजू काट दिए जाते थे, लेकिन मेडिको लीगल केसेस की भी हेल्प ली जाती थी साथ। ऐसे ही मेडिकल को लीगल जो लोग कर रहे होते थे उनकी भी हेल्प ली जाती थी गलत काम में, और ये शैतान लोग जो थे वो इंसाफ के इस पिंजरे को तोड़ के निकल जाते थे। कहते हैं ना ये कानून का पिंजरा ऐसा पिंजरा है कि ताकतवर तोड़ के निकल जाता है और कमज़ोर फंस जाता है। कमज़ोर फंस जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन इसमें भी देखें, अगर आप परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखें तो मे बी 5% कंपोनेंट या 5% केसेस ऐसे होते होंगे, लेकिन मजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मोर देन 95% जो डॉक्टर्स हैं या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं मेडिकल लीगल में, आई थिंक वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको चीफ जस्टिस साहब के सामने भी पेश होना पड़ता होगा, जस्टिस के सामने भी आप जाते हैं, तो सबसे बड़ा जस्टिस मुंसफ तो ऊपर है ना, ऐसे ही उसका डर रख के जाते हैं। एग्जैक्टली क्यों नहीं। देखे बीइंग अ मुस्लिम, हमारा तो प्रोफेशन तो मेडिकल प्रोफेशन है ही, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमारे कुछ बिलीव्स हैं, हमारा कुछ ईमान है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें जो डर है वो इंसानों का डर तो है ही है, ठीक है, लेकिन उससे भी बढ़ के अगर आपने जैसे बताया कि हमारी यहाँ की जो अदालतें हैं उनका जो डर है, डेफिनेटली वो डर इसलिए है कि क्योंकि आप अकाउंटेबल हैं, और लेकिन जो ऊपर वाली जो अदालत है उसके लिए जो आप अकाउंटेबल हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी आई थिंक छुप नहीं सकती, वो आपको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, तो वो डर जो है वो मेरे हाल में ज़्यादा की है। और अगर आप जज साहब के सामने जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर आता है, तो आप अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन पे संजीदगी के साथ कायम रहते हैं। एग्जैक्टली इसमें भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हम सब इंसान हैं, और अनइंटेंशनली एक्सीडेंटली अगर आपकी रिपोर्ट में कोई मिस्टेक है भी, और ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो सामने आए और आप ख़ुद भी रियलाइज़ करें कि हाँ ये आपसे अनइंटेंशनली ये गलती हुई है, तो कोर्ट में उसका एडमिशन करना आई थिंक ये एक अच्छा एक्ट है और इसको अप्रिशिएट मान जाना चाहिए। इसको एग्जैक्टली हाँ रिविज़िट किया, आपको मान जाना चाहिए, और कोर्ट से इसको अप्रिशिएट करती हैं, इसको डिस्करेज नहीं करती, इसको इनकरेज करती हैं कि आप ड्यूरिंग डिबेट और ड्यूरिंग आर्गूमेंट अगर कोई चीज़ अनइंटेंशनली, अगेन मैं रिपीट करूँगा कि एक्सीडेंटली आप चीज़ को लिख देते हैं और लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होता है, तो उसकी जो एडमिसिबिलिटी है कोर्ट में वो बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी एक दो बातें, अभी तक 1 माह जो आपको हुए हैं, बाग से आपका ताल्लुक़, मीरपुर में आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो कौन कौन से इलाकों में आपको विज़िट करना पड़ा अभी तक? सैर कहाँ कहाँ की आपने इस प्रोफेशनल सफ़र में? जी बिल्कुल, अभी थोड़ा सा जो प्रोफेशनल सफ़र है ये तो 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा का अर्सा हुआ है, और इस 1 साल में मैं हवेली गया हूँ। हवेली मेरे 2 विज़िट्स थे, दोनों दफ़ा हमारी वहाँ पे एग्ज़ूमेशन थी, कब्र कुशाई थी वहाँ पे, और एक विज़िट हमारा बाग का था, और वहाँ पे हमारा एक मेडिकल बोर्ड था,
उसके अलावा बिम्बर का हमारा 2-3 विज़िट्स हमारे बिम्बर के थे, मेडिकल बोर्ड से रिलेटेड भी थे, और एक वहाँ पे बरनाला में कब्र कुशाई भी थी। अच्छा। फिर कोटली के हमारे कुछ 3 से 4 विज़िट्स हैं, तीनों दफ़ा वहाँ पे हमारी एग्ज़ूमेशन थी, ठीक। और 1-2 दफ़ा वहाँ पे बोर्ड्स भी थे। ठीक। तो ऑलमोस्ट मोर देन 60 to 70% जो है जेके है वो इसी एक साल में कवर हो गए। तो ये जो एग्ज़ूमेशन कब्र कुशाई आप करते हैं, कोई खुदा न खास्ता किसी को ख़तरा है कि इसको कत्ल किया गया है, इस बंदे को, खातून को, औरत को, मर्द को, तो कितने अरसे बाद तक कब्र कुशाई करके आप इंसानी जिस्म से निशान आप ले सकते हैं कि ये जो शक किया गया है, जहर दिया गया है या कुछ और चीज़ की गई है, आप वो चीज़ जो है उससे प्रोफेशनली लोगों के सामने ला सकते हैं? साइंस क्या कहती है? ठीक है। साइंस से देखिए इसमें तो डिफरेंट आपके बॉडी कंपोनेंट्स भी होते हैं। पाकिस्तान में जो लॉ है रिगार्डिंग एक्सहूमेशन, रिगार्डिंग कब्र कुशाई, वो ये है कि उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम बार नहीं है। इनडेफिनेट टाइम तक आप कब्र कुशाई कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट उसके ऑर्डर से पास कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल, मतलब कोई टाइम फ्रेम उसका नहीं है, लिमिट नहीं है। और बाकी जो अगर उसकी जो कितनी वो फ्यूटाइल होगी या वो कितनी प्रोडक्टिव होगी, इसका डिसीजन जो होता है वो डिपेंड करता है कि केस की हिस्ट्री क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो बॉडी कंपोनेंट्स हैं, जो स्किन है, गोश्त है, ये जो चीज़ें होती हैं ये जल्दी गल सड़ जाती हैं, और समर्स में जल्दी गल सड़ जाती हैं, विंटर्स में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन विंटर्स में भी गल सड़ जाती हैं। जो हमारी बोन्स हैं, बाल हैं, नाखून हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, दांत हैं, तो ये डिकम्पोज नहीं होते, ये गलते सड़ते नहीं हैं, ये रहते हैं कई सालों तक रहते हैं। इनमें ट्रेसेस आ जाते हैं, और वो भी फिर डिपेंड करता है कि आपका केस कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर सस्पिशन है पॉइजनिंग की, क्रॉनिक पॉइजनिंग की, मेटालिक पॉइजनिंग की, तो वो आपके नेल्स में या हेयर में आ सकते हैं। अच्छा। वो आ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो नहीं, उसका लेस लाइकली है कि वो चीज़ आए, क्योंकि वो आपके मोस्टली आपके एब्डोमेन से आएंगी, लीवर से आएंगी, और अगर उसमें भी जहर की आ सकती हैं, क्रॉनिक मेटालिक पॉइजनिंग जो है उसकी आ सकती हैं, वो भी स्किन में, नेल्स में या हेयर में आ सकती हैं। और अभी तक आपने जितनी कब्र कुशाइयाँ की हैं पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, कितने % आपके इल्म की वजह से किसी गुनाहगार को जो है फ़ायदा हुआ, और किसी गुनाहगार को पकड़ा गया, और किसी बेगुनाह को जो नुकसान हुआ था वो उसको फ़ायदा हो गया? अभी तक सो फार हमने 6 से 7 कब्र कुशाई की हैं, और उसमें आई थिंक सिर्फ 1 या 2 ऐसी थी जो नेगेटिव थी, जिनका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आ सका। और उनके नेगेटिव आने की जो रीज़न भी थी वो हमारी टाइम की लिमिटेशन थी कि काफ़ी टाइम गुज़र चुका था, और अगर तो वो टाइम पे अगर पोस्टमार्टम होता डे 1 में, तो मे भी उसमें कोई चीज़ें पॉजिटिव आ सकती थी। तो वो जो नेगेटिव हमारी थी कब्र कुशाई, वो भी ड्यू टू टाइम लिमिट थी। अदर देन जो बाकी हमारी 4 से 5 हुई हैं, उनमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स आई हैं, और अकॉर्डिंगली फिर जस्टिस प्रिवेल भी की है। आजकल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सोहेल ताजिक साहब हैं, इससे पहले अमीर शेख साहब थे। ज़ाहिर है कि हर 3 साल बाद चेंज होते हैं। चीफ़ सेक्रेटरी जनाब दाऊद अहमद बारेक साहब हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। इससे पहले उस्मान चाचड़ साहब थे। इन सब लोगों से हमारी इस्लाम अलैक रहती है। अमूमन कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है और पुलिस जो होती है, ये थोड़ा सा इनके पास रफ़ किस्म का टूल होता है पब्लिक के साथ हैंडल करने का। तो आप तो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पुलिस के साथ आप डील करते हैं जनाब मेडिको लीगल सर्जन की हैसियत से, तो आपके साथ उनका रवैया कैसा है? दे आर पोलाइट टू यू एज ए प्रोफेशनल? आई थिंक ये 2 वे ट्रैफिक होती है। अगर आप पोलाइट हैं तो सामने वाला भी पोलाइट होगा, क्योंकि दोनों हाथों से ताली बजती है। और अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ की एडमिनिस्ट्रेशन है। तो क्योंकि ये हम सारा एक टीम वर्क के तौर पे चल रहे होते हैं, और मेडिको लीगल है भी टीम वर्क है, जहाँ पे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हेल्थ इन्वॉल्व है, हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, जुडिशरी इन्वॉल्व है, पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। तो ये वेरियस डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। हमारी कुछ वर्कशॉप्स भी नियर फ्यूचर में प्लान्ड हैं, जो कि कलेक्टिव वर्कशॉप्स होंगी। उसमें पुलिस भी, हाँ, मेडिकल ऑफिसर्स भी उसमें ट्रेंड होंगे। उसमें हमारी पुलिस के साथ भी हमारी वर्कशॉप्स हैं, हमारी कोर्ट्स के साथ भी वर्कशॉप्स हैं, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हमने कोर्ट्स में भी जाना होता है। कोर्ट अदालती अमला, वहाँ पे जजेस और वहाँ का जो एथिक्स हैं, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ की जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, कोर्ट एविडेंस को अंडरस्टैंड करना, समन्स को अंडरस्टैंड करना।
तो वहाँ पे भी जो चीज़ें हमारी डेफिशिएंट होती हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। माशाल्लाह। और जो पुलिस के एंड पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि जो क्राइम सीन एरिया होता है वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और इसलिए पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस की जो पार्टिसिपेशन है और पुलिस का जो लिजान है विद हेल्थ डिपार्टमेंट, विद डॉक्टर्स, वो भी बहुत की है। तो मेरे हाल में ये तीनों कंपोनेंट्स हम कवर करेंगे। ये आप कंडक्ट कराएंगे? ये हम कंडक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। और साथ खुद भी आप बात करेंगे, फोकल पर्सन की स्पीकर्स भी बुलाएंगे? बिल्कुल, इसमें वेरियस फोकल पर्सनस हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं। और सबसे पहले तो हमने इन्वॉल्व किया है मियाँ अब्दुल रशीद साहब को ही इन्वॉल्व किया है। नाम लेने लगा था। हाँ जी मियां जी साहब को बुलाएं आप। जी जी, सर का नाम बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट है। मेरे दोस्त हैं, मुझे भी बुलाएं। हाँ बिल्कुल, आपको भी इंशाल्लाह बुलाएंगे। उसके बाद हमारे और भी इस्लामाबाद से हमारे सीनियर कोलीग्स हैं, कुछ हमारे पहली अपनी नौयत ये पहली होगी इंशाल्लाह, ये पहली होगी। फिर पंजाब से भी हमारे जो सर्जन मेडिको लीगल पंजाब हैं वो डॉक्टर भी। शुएब सडल साहब जो कि हेड रहे हैं पुलिस के शोबों के, वो मेरे मेहमान बनते रहते हैं। मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं टीवी पे, रेडियो पे भी। और वो उन पुलिस ऑफिसर्स में से हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, जैसे हमारे डॉक्टर खालिद चौहान साहब हैं। तो आप समझते हैं कि ये कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि क़यामत के दिन हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे, जिस्म बोलेगा, इसे अल्लाह चुप करा देंगे। और मेडिको लीगल में, फोरेंसिक मेडिसिन में गवाहियाँ आज़ा बोल रहे होते हैं मेरा ख्याल। एग्जैक्टली इसलिए जब बिल्कुल आप लिंक कर रहे हैं, और ये बहुत डीप बात है मेरे हाल में। ये इसकी वजह यह है कि जब हमें भी ये पढ़ाया गया है कि आपने जो डेड बॉडी है, यू हैव टू डायलॉग विद द डेड बॉडी, और डायलॉग विद द डेड बॉडी, यही हमारा जो मोटो है या स्लोगन है, जो पंच लाइन यही है। और एक और जो इम्पोर्टेंट लाइन ये भी है कि जो मर्डर्ड बॉडी है दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कहते हैं छुपता नहीं है। तो क्योंकि और अगर आपकी अगर आई है और आप पे विजिलेंट होके अगर हेड टू टो और प्रॉपर एग्जामिनेशन अगर आप करते हैं, और प्लस ऑन जो बॉडी है उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वो फाइंडिंग जो पिक ना कर पाएँ। सबसे आखिरी बात, ये बात चूँकि इल्म है, किसी अल्लाह न करे किसी के साथ कोई रेप हो जाता है, ज़्यादती हो जाती है, जिनसी हरासानी हो जाती है, वो कितने दिनों तक डिटेक्ट हो सकती है? क्योंकि कहा यह जाता है कि चीज़ को, जुर्म को छुपाने के लिए 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के लिए वो जो खातून होती है उसे आगे पीछे कर दिया जाता है, और जितने ये क्राइम होते हैं नॉलेज से जो ट्रेस कर सकते हैं आप उस ज़्यादती को, वो ख़त्म हो जाती है। ये इल्मी बात ज़रा मुझे समझा देंगे, ज़्यादती कितने दिनों तक डिटेक्ट हो सकती है? ठीक है, उसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि देखिए हमारा जो एग्ज़ामिनेशन जो स्टार्ट होता है वो होता है क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से, हिस्ट्री से, फिर उसके बाद क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से। और ये जो सेकेंडरी जो चीज़ें होती हैं वो हमारा होता है ट्रेस एविडेंस। ऑब्वियसली उसकी इंपॉर्टेंस होती है, प्राइम इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो एग्ज़ामिनेशन है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन पे ही आपको मोर देन 90% जो केसेस हैं वो एग्ज़ामिनेशन पे आपको फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन पे आपको डायग्नोस हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये कितनी देर के अंदर? तो एग्ज़ामिनेशन तो आइडियली तो एज़ सून एज़ पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि आपकी कोई टाइम बार उसमें एग्ज़ामिनेशन की तो कोई टाइम बार नहीं है। 10 दिन बाद भी करें, 10 दिन बाद भी करें, अगर उसको कोई इंजरीज़ हैं, फ़िज़िकल इंजरीज़ हैं, वो तो पता चल जाती हैं, जैसे कि नील हैं, कट नुमा ज़ख़म है, कोई कटे पटे ज़ख़म है, रगड़ है, खराशें हैं। तो इन चीज़ों का तो एक है कि आप विद इन 1 वीक आप एग्ज़ामिनेशन करें तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी जो ट्रेस एविडेंस है उसमें क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बाथिंग होती है, शावर हो जाते हैं, उसमें केमिकल फाइंडिंग्स में ऑर्गेनिक फाइंडिंग में ऑर्गेनिक फाइंडिंग जो होती हैं वो आपके ओवरऑल जो है वो 3 से 4 दिन जो होते हैं। 3 से 4? हाँ, कोई एग्जैक्ट इसमें लिमिट नहीं है, लेकिन स्लाइट इसमें एक रेंज है कि आप 96 आवर्स की एक अपर लिमिट वो देते हैं कि इस विद इन अगर 96 आवर्स अगर आप कोई भी सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसके काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको डिटेक्शन हो जाए। उससे बढ़ आगे जैसे जैसे आगे टाइम गुजरता जाएगा तो लिमिटेशन भी अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएंगी। और इसमें भी खुदा न खास्ता ये जो कोई केस कोई आपको करना पड़ा, इसमें आपने अपनी राय दी? इसमें डायरेक्ट केस तो हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि जो रेप केसेस होते हैं आमतौर पे वो फीमेल डॉक्टर्स कंडक्ट करती हैं। हम एज एन एक्सपर्ट उनको ओपिनियन भी देते हैं और बताते हैं कि आपने ये चीज़ें इसमें ये स्टेप्स को फॉलो करना है, एग्जामिनेशन से लेके सैंपल्स की जो प्रिजर्वेशन है, कलेक्शन है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो सारे स्टेप्स हम उनको बताते हैं, समझाते हैं।
तो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन क्योंकि फ़ीमेल डॉक्टर्स करती हैं, तो मेरा इसमें डायरेक्ट एज सच इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। बिल्कुल सही। आखिरी बात, इतना आप सफ़र करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ने तो खैर से बड़ी को वीगो डाला शाला दिया होगा आपको? नहीं नहीं, क्या दिया होगा? ऐसी बात नहीं है। ज़ाती गाड़ी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन उसमें यह है कि मैं जो हमारी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मैं स्पेशली शुक्रिया भी अदा करूँगा। प्लस हमारी जो ओवरऑल जो हमारी हेल्थ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डॉक्टर फ़ारूक नूर साहब हैं, डीजी साहब हैं, सेक्रेटरी तो राशिद राशिद हनीफ साहब हैं, और ये फैसिलिटेट करते हैं। अगर हमने किसी भी दूसरे डिवीज़न में, डिस्ट्रिक्ट में जाना हो तो प्रॉपर आपको गाड़ी दी जाती है हॉस्पिटल की तरफ से। रसूलन गाड़ी भी देना चाहिए, पेट्रोल भी देना चाहिए और 6-8 गार्ड भी देने चाहिए। हुजूर आप तो बड़े ख़तरे में हैं हर वक्त। ऐसे ही है बस। अल्लाह अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक कर, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। बड़ा मुश्किल काम है ये, डेंजरस काम है ये। एग्जैक्टली इसमें आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रेज़ किया है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली जब आपकी मूवमेंट किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ तो इसलिए इसमें नहीं आप डरा नहीं रहे। सिक्योरिटी का पॉइंट जो है ये आपने वैलिड रेज़ किया है जी। जनाब हुकूमत आज़ाद कश्मीर, जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब, जहाँ पे आप दीगर चीज़ों पे इंटेलेक्चुअल अप्रोच रखते हैं, मैं जानता हूँ। मैंने आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ किए हैं, आप बाकी सब लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने आप जैसा मुख्तलिफ आदमी आज़ाद कश्मीर में नहीं देखा। पढ़ते हैं आप, लिखते हैं आप, सोचते हैं आप, बोलते हैं आप, समझते हैं आप, और जो बोलते हैं उसके पीछे बहुत कुछ होता है। तो ये जो मेडिको लीगल सर्जन हैं डॉक्टर साहब, जो ये काम कर रहे हैं, ये बड़ा नाजुक काम है। चीफ़ सेक्रेटरी साहब आपसे भी और आईजीपी साहब आपसे भी मेरी गुजारिश है, जिसकी जो डोमेन बनती है, महकमा सेहत के राशिद हनीफ साहब सेक्रेटरी जो हैं वो तो हेल्प इनकी कर रहे हैं। कोई मांगे तांगे की गाड़ी अरेंज कर देते हैं इनको कि जनाब ये ड्राइवर साहब इनको ले जाएंगे यहाँ से हवेली जहाँ मर्डर हुआ है। जनाब फ़ारूक नूर साहब, डीजी हेल्थ साहब इनकी हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो जॉब है इनका, ये कोर्ट से मुतल्लिक़ है। इवन चीफ़ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा सईद अकरम ख़ान साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, न्याज़मंदी है, मुलाकात रहती है। जिस बंदे की जो डोमेन बनती है, मेडिको लीगल सर्जन जो ओनली एक्सपर्ट हैं आज़ाद कश्मीर के, इन्हें फैसिलिटेट करें ताकि ये दीगर अपने यंग लोगों को इस फील्ड में लेके आएँ। खुदारा ऐसा काम ना करें कि वो आयत फिर मुझे पढ़नी पड़े कि क़यामत के दिन हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, जिस्म बोलेगा, इसे बंद कर दिया जाएगा। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।